रेप और हत्याकांड पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और आरजीकर अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक बोल दिया कि अस्पताल प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराने में देर की और पीड़ित के माता पिता को शव देने में भी देर की गई। अदालत ने पूछा कि जिस समय यह सब हुआ उस समय कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी। 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि इस मामले ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए और दिल्ली से कोलकाता तक संग्राम छिड़ गया। डॉक्टरों के प्रदर्शन के अलावा बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने भी प्रदर्शन किया। कोलकाता में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उनका इरादा कोलकाता में स्वास्थ्य भवन का घेराव करना था। यही वजह रही कि प्रदर्शन करने वाले सीधा कोलकाता पुलिस से भिड़ गए। पुलिस की ओर से की गई बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, लेकिन कोलकाता पुलिस के जवान दूसरी तरफ खड़े हो गए और फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर लगा दिया, कुछ बैरिकेड हटा भी दिए, जिसके बाद कोलकाता पुलिस डंडे लेकर उनके पीछे दौड़ी। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। जबरदस्त बारिश के बीच एबीवीपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सुबह से ही पुलिस वाले कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के आगे तैनात कर दिए गए, क्योंकि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो कोलकाता रेप और हत्याकांड के विरोध में स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर भी डटे रहे। उन्होंने कोलकाता में अपना प्रदर्शन जारी रखा और कोलकाता की सड़कों पर ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी की कहानी बयां कर डाली। अलग अलग स्लोगन लिखकर उसे इंसाफ देने की मांग की। एक जगह तो उन्होंने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग तक कर डाली। एक तरफ ट्रेनी डॉक्टरों को न्याय दिलाने के लिए कोलकाता समेत देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुआ, तो वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार, वहां की पुलिस और आरजीकर अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया। नेशनल टास्क फोर्स 3 हफ्ते में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी और 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट। नेशनल टास्क फोर्स में 9 डॉक्टर होंगे, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा, काम करने के हालात और उनकी बेहतरी के सुझाव देंगे। क्योंकि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को जो वैशीपन किया गया था, उसने सबको हिलाकर रख दिया। अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि आरजीकर अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर से जानवरों जैसा सलूक किया गया था और शव की जांच के बाद आई रिपोर्ट में इससे जुड़ी जानकारी दी गई थी। लेकिन पीड़ित के परिवार के मुताबिक अस्पताल प्रशासन ने सच्चाई छिपाने की कोशिश की थी और हत्या को आत्महत्या बताया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच ने इस बात पर खास जोर दिया और सीधा पूछा कि आरजीकर अस्पताल के तब के प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश क्यों की। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल की ओर से पहले एफआईआर दर्ज नहीं कराए जाने पर भी सवाल उठाए और पूछा कि पीड़ित के अंतिम संस्कार के 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज क्यों करवाई गई, जबकि अस्पताल प्रशासन चाहता तो यह पहले ही कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में पहली एफआईआर पीड़ित के पिता ने कराई, जिसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज कराई और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जोर देते हुए बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से सवाल पूछे और आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर उंगली उठाई। चीफ जस्टिस ने बंगाल सरकार से सीधा सीधा पूछ लिया कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद वहां के प्रिंसिपल संदीप घोष क्या कर रहे थे और उन्होंने हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश क्यों की। हालांकि बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने इस आरोप को गलत बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर तीखी टिप्पणी नहीं रुकी और कलकत्ता हाईकोर्ट की तरह ही सुप्रीम कोर्ट ने भी आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के दूसरी अस्पताल में नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए और साफ साफ पूछ लिया कि जब प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में था तो उन्हें तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद बंगाल सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक संदीप घोष छुट्टी पर हैं और किसी दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। वैसे संदीप घोष सीबीआई के रडार पर हैं। उनसे लगातार 5वें दिन पूछताछ की गई। 4 दिन में सीबीआई उनसे 50 घंटे से ज्यादा समय तक सवाल जवाब कर चुकी है और उसका फोकस ये पता लगाने पर है कि ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत के केस में अस्पताल की क्या भूमिका थी। क्योंकि पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने आरजीकर अस्पताल पर उंगली उठाई थी और आरोप लगाया था कि उनसे शुरुआत में सच्चाई छिपाई गई थी। ट्रेनी डॉक्टर का शव देने में भी देर की गई थी और इसीलिए उन्होंने कोलकाता पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे और फिर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप और हत्याकांड का खुद संज्ञान लिया
और सुनवाई के दौरान कहा कि ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत का मामला सिर्फ कोलकाता का मामला नहीं बल्कि पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। इस केस की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की गई और अदालत में अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा और काम करने के हालात का मुद्दा उठा। Working hours. And working hours. Most of the young doctors have to put in somewhere 36 hours. We find that there are no duty rooms available, no separate restrooms or duty rooms available for men and women doctors. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने सभी राज्यों से उनके यहाँ के अस्पतालों का डेटा मांगा और डेटा जुटाने के लिए उन्हें 1 महीने का समय दिया और इस 1 महीने में राज्यों को अपने यहाँ के अस्पतालों से जुड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी और बताना होगा कि अस्पतालों में कितने सुरक्षा कर्मी हैं, एंट्री गेट पर सुरक्षा के इंतजाम हैं या नहीं, वहां हर हिस्से में सीसीटीवी लगे हैं या नहीं और वहां पॉश यानी महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन किया जाता है या नहीं। और ये सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए मांगी क्योंकि अस्पतालों में डॉक्टरों पर हमलों के कई मामले सामने आ चुके हैं। चीफ जस्टिस ने डॉक्टरों की 36 घंटे की ड्यूटी लगाए जाने पर भी चिंता जताई क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी के बाद डॉक्टरों की लंबी ड्यूटी का मुद्दा भी गर्मा गया। बताया गया कि आरजी कर अस्पताल में जिस ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत पर बवाल मचा वो 36 घंटे की ड्यूटी पर थी और इस दौरान वो अस्पताल के सेमिनार हॉल चली गई जहां 9 अगस्त की रात उसका रेप और हत्या कर दी गई और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों की 36 घंटे की ड्यूटी का मुद्दा उठाया। इसके अलावा अदालत ने सीबीआई से कोलकाता केस की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी जो उसे 22 अगस्त को यानी कोलकाता केस की अगली सुनवाई पर सौंपनी होगी। यानी 2 दिन में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि कोलकाता के अस्पताल में हुई हैवानियत की जांच कहां तक पहुंची। इस बीच पीड़ित के परिवार ने सीबीआई की जांच और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট এবং বিচার বিভাগ তার জন্য পুরো আস্থা রাখছি এবং আশা রাখছি। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई वाले दिन पीड़ित के परिवार से बंगाल के राज्यपाल ने भी मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। इससे पहले सीबीआई पीड़ित के परिवार से 2 बार मुलाकात कर चुकी है क्योंकि उसे पीड़ित के पास मिली डायरी के बारे में जानकारी जुटानी थी। 22 अगस्त को सीबीआई को जांच से जुड़ी ये सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को कोलकाता पुलिस से आरजी कर अस्पताल में हुई हिंसा की जांच की रिपोर्ट भी मांगी क्योंकि कोलकाता रेप और हत्याकांड के कुछ ही दिन बाद अस्पताल में सैकड़ों लोगों ने उपद्रव मचाया था। अस्पताल में तोड़फोड़ की थी। इमरजेंसी वार्ड हो या फिर अस्पताल के दूसरे हिस्से, उपद्रवियों ने कुछ नहीं बख्शा था। उन्होंने अस्पताल के अंदर और बाहर जमकर तांडव किया था और बाद में कोलकाता पुलिस पर पत्थर फेंके थे। हिंसा के बाद पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से उसकी जांच की जानकारी मांगी जो उसे 22 अगस्त को अदालत में देनी होगी। इस मामले का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि घटना के बाद डॉक्टर विरोध कर रहे थे और भीड़ ने अस्पताल पर हमला किया, जरूरी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया। अदालत ने सख्ती से पूछा कि उस समय कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी क्योंकि कोलकाता केस का क्राइम सीन अस्पताल में है और उसकी सुरक्षा का जिम्मा कोलकाता पुलिस का था। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुई हिंसा पर कोलकाता पुलिस से रिपोर्ट मांगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा और उन्हें भरोसा दिया कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही अदालत में सोशल मीडिया पर पीड़ित की तस्वीर और पहचान जारी करने का मुद्दा भी उठा और ये मुद्दा बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने उठाया और इस बात पर चिंता जताई कि सोशल मीडिया पर पीड़ित की तस्वीरें और नाम वायरल हो गया। इस मामले में एक दिन पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी चिंता जताई थी क्योंकि पीड़ित की पहचान जाहिर होने से उसके परिवार को परेशानी हो सकती है और बंगाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि ये काम अस्पताल में मौजूद लोगों ने किया। यानी अस्पताल की भूमिका पर लगातार सवाल उठे, फिर चाहे वो ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत छिपाने का आरोप हो या फिर उसकी पहचान सोशल मीडिया पर जाहिर करने का। इस बीच 2023 के यौन उत्पीड़न के एक मामले में दिए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी पर नाराजगी जताई क्योंकि यौन उत्पीड़न के मामले पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि लड़कियों को अपनी यौन इच्छा पर काबू रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट की उसी टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी क्योंकि 2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट में यौन उत्पीड़न के एक मामले पर सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने यौन उत्पीड़न के आरोपी को बरी कर दिया था और तर्क दिया था कि जो हुआ वो लड़के और लड़की की सहमति से हुआ था। साथ ही अदालत ने टिप्पणी की थी कि लड़कियों को अपनी यौन इच्छा पर काबू रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने लड़कों को नसीहत दी थी कि उन्हें लड़कियों की गरिमा का सम्मान करना चाहिए।
जबकि इस मामले में जिला अदालत ने लड़के को पॉस्को एक्ट के तहत दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिला अदालत का फैसला पलट दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट की लड़कियों से जुड़ी टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी और मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। और इस मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास भेजा जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने लड़के को रेप की धारा के तहत दोषी भी करार दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी बताया कि जजमेंट कैसे लिखी जानी चाहिए और जजों को किसी मामले में फैसला देते वक्त अपनी निजी राय या उपदेश देने से बचना चाहिए। सौभाग्य की एक बात यह है कि कोलकाता कांड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, टास्क फोर्स भी बन गई। अब मौका है सबको इस बात पर गौर करने का कि डॉक्टरों के हालात ऐसे हैं क्यों, और इसमें भी सबसे पहले जूनियर डॉक्टरों के हालात बदलने की जरूरत है। ये वो छात्र हैं जो देश के सबसे मेधावी छात्रों से चुनकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाते हैं। सीटें इतनी कम है हमारे यहां सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कि कई साल तक दिन रात पढ़ने के बाद तो दाखिला होता है कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई की। और ऐसा नहीं कि दाखिला होने के बाद जीवन आसान है, डॉक्टरी की पढ़ाई भी 5.5 साल तक दिन रात की कमर तोड़ पढ़ाई होती है। उसके बाद भी ये उनको क्या दिया जा रहा है? जूनियर डॉक्टरों को जानवरों से भी बदतर हालात में कैसे रख सकते हैं? 36 घंटे से 72 घंटे की ड्यूटी। कोलकाता में जिस डॉक्टर की हत्या हुई वो 36 घंटे की शिफ्ट में थी, लेकिन 72 घंटे की शिफ्ट भी कई जगह होती है। 36 घंटे, 48 घंटे, 60 घंटे, 72 घंटे, ये किस तरह का काम है? ये कैसे करवाया जा सकता है? करियर की शुरुआत में रगड़ना पड़ता है वो तो सुना था, लेकिन ये कैसी रगड़ाई है? जाहिर सी बात है, अगर उम्मीद है कि डॉक्टर 36 घंटे रहेंगे अस्पताल में तो वो बीच में सुस्ताएंगे भी, आराम भी करेंगे। तो पता चल रहा है कि जूनियर डॉक्टरों के लिए ऐसा कोई कमरा भी नहीं रखते हैं अस्पताल में। ये कैसे मुमकिन है? और ये अब तक कैसे चल रहा था ऐसे? और ये किसी एक अस्पताल की कहानी नहीं है, ज्यादातर जगह यही हाल है। तो अगर देश भर में यही हाल है तो किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? क्या कर रहे हैं ये सारे सरकारी महकमे? सारे राज्यों के सारे महकमे इस पर आंखें मूंद कर बैठे थे। यह मान लिया गया कि डॉक्टरों की इतनी ड्यूटी होनी ही है। बाकी भी तो डिपार्टमेंट होते हैं अस्पतालों में, अकाउंट्स का विभाग होता है, एडमिन विभाग होता है, लैब होते हैं, तमाम तरह के विभाग होते हैं। उनके लिए भी तो सरकारी भर्तियां होती होंगी सरकारी अस्पतालों में। उनकी ड्यूटी रेगुलर 8-8 घंटे की चल रही है। वो आते हैं और 8 घंटे बाद चले जाते हैं। और जूनियर डॉक्टर, जिनको रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं, वो वहीं काम करते रहते हैं। फिर अगले दिन बाकी कर्मचारी आते हैं अपनी 8 घंटे की ड्यूटी पर, और डॉक्टर तब भी ड्यूटी पर रहते हैं। फिर उसके अगले दिन भी बाकी कर्मचारी 8 घंटे काम करके चले जाते हैं घर, और डॉक्टर की ड्यूटी चलती रहती है। फिर कर्मचारी उससे भी अगले दिन आते हैं काम पर, तो डॉक्टर नहीं बने, वहीं बने हुए होते हैं ड्यूटी पर। सोच रहे हो आप? दिमाग खराब हो गया सोचकर ही। और यह चल रहा है अस्पतालों में। आराम करने की कोई जगह भी नहीं देते डॉक्टरों को। तो कोलकाता में डॉक्टर सेमिनार रूम में चली गई थी सुस्ताने के लिए, वहां रेप कर दिया, हत्या कर दी। जुल्म की भी तो हद होती है। रेजिडेंट डॉक्टर बोलकर कह दो कि यही रेजिडेंस है आपका, ड्यूटी के अलावा कुछ नहीं है जब तक रेजिडेंट हो। उस पर मरीजों की अलग सुनो। मरीज को थोड़ा ही पता होता है कि जिस डॉक्टर पर अपना वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं वो 36 घंटे से ड्यूटी पर है। औरों की जिंदगी बचाने वाले अपना खून जला रहे हैं। जहन्नुम बना दिया उनके लिए अस्पताल को ही। जीना यहां, मरना यहां, और मार ही दिया कोलकाता में। अब जब ये हालात सबके सामने हैं तो ये तो बदलने ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है, क्योंकि इन सरकारी अधिकारियों को, जो ये सरकारी विभाग चलाते हैं, जो अस्पतालों की व्यवस्था देखते हैं, उन्होंने तो क्या हाल कर रखा है अब सबको पता चल गया। उन पर डंडा तो कोर्ट ही चलाए। अब बहुत हो गया। 100 बात की एक बात,